किस के शुरू में आप देखें कि सादुद्दीन कोपेक नुयान को लेकर कारवांसराय में जाता है। अमीर सादुद्दीन कोपेक नुयान की तरफ देखकर हंसता है और कहता है, नुयान तुम्हें जो मिला है वो बदतरीन शिकस्त है। इस पर नुयान कहता है, अगर ये शिकस्त होती तो मेरा सर तन से जुदा हो चुका होता। नुयान जब कारवांसराय में नजर दौड़ाता है तो उसे वो ख्याल आता है जब वो पहली दफा अर्तगल के साथ इसी कारवांसराय में मिला था। ये ख्याल आते ही नुयान कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि दिली दमीर नुयान को कत्ल करने के लिए कबीले से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान सुमुर्तकिन भी उनके पीछे आता है। जब दिली दमीर सुमुर्तकिन को देखते हैं तो कहते हैं, हुजूर मुझे पता होना चाहिए था आप नुयान को नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त सुमुर्तकिन कहता है, दिली दमीर आप कबीले में वापस जाएं, मैं इस बदजात को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर दिली दमीर कहते हैं, हुजूर मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस पर सुमुर्तकिन कहता है, दिली दमीर इस रास्ते से वापसी नहीं है। इस पर दिली दमीर कहते हैं, हुजूर मुझे अपने साथ जाने दें, मुझे ना रोकें। इस पर सुमुर्तकिन दिली दमीर को अपने साथ जाने की इजाजत दे देता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अर्तगल और उसके सिपाही बजंतीनी सरहद से वापसी पर रास्ते में एक जगह पर रुके हुए हैं और तुर्गुत बहुत परेशान बैठा हुआ है। इसी दौरान अर्तगल तुर्गुत के पास जाता है और कहता है, तुर्गुत तुम क्यों परेशान हो? इस पर तुर्गुत कहता है, भाई ये सफर भी खत्म हो गया है, हमें इस सफर से क्या हासिल हुआ है? इस पर अर्तगल कहता है, तुर्गुत मेरे ख्याल में तुम्हें सफर ने थका दिया है। इसके जवाब में तुर्गुत कहता है, भाई मैं सफर से नहीं थका, लेकिन मुझे इस तजस्सुस ने थका दिया है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तुर्गुत अर्तगल से कहता है, भाई आपके रास्ते में मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपको इस सफर का किसने कहा? तुर्गुत की ये बात सुनकर अर्तगल को बहुत गुस्सा आता है। वो तुर्गुत से कहता है, ये जानना क्यों जरूरी है कि मुझे इस सफर का किसने कहा? कब से मेरी कही हुई बातों पर सवालात उठने शुरू हो गए हैं। इस पर तुर्गुत कहता है, भाई मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपकी कही हुई बातों पर सवाल उठाऊं। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि आपके दिल में मेरी पहले जैसी हैसियत नहीं रही और अब आप मुझे अपने राजों में शामिल नहीं करते। इस पर अर्तगल तुर्गुत से कहता है, तुर्गुत हर चीज का एक वक्त होता है, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर अर्तगल तुर्गुत से कहता है, तुर्गुत मैं खाना खाने के बाद आहलत जाऊंगा, तुम लोग यही मेरा इंतजार करना। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि नुयान कारवांसराय में सादुद्दीन कोपेक के साथ बैठकर बहुत बदतमीजी के साथ खाना खा रहा है। अमीर सादुद्दीन कोपेक नुयान को बहुत नफरत के साथ देख रहा है। इसी दौरान वहाँ एक शख्स नुयान के हाथ धुलवाने के लिए आता है तो नुयान गुस्से से वो पानी गिरा देता है। इस पर सादुद्दीन कोपेक नुयान से कहता है, तुम सारी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहते हो मगर तुमने कोई तमीज नाम की चीज नहीं है। इस पर नुयान कोपेक से कहता है, तुम्हें तो बहुत तमीज है कोपेक, फिर क्या हुआ? तुम्हारी जमीनें, तुम्हारी इबादतगाहें, तुम्हारे मुकद्दस शहर सब हमारी हुक्मरानी के जेरे असर हैं। इस पर कोपेक कहता है, तुम्हारी लाशें रेगिस्तान की रेत की तरह बिखर जाएंगी, तुम्हारे पीछे पूरी नौ इंसानियत की लानत होगी। इस पर नुयान कोपेक से कहता है, मुझे कहानियाँ मत सुनाओ। और इसके बाद नुयान कोपेक के खाने में थूकता है, जिस पर कोपेक को बहुत गुस्सा आता है और वो नुयान से कहता है, नुयान अगर अब तुमने अपने थूक से मेरा खाना गंदा किया तो मेरे लजीज खाने का जायका तुम्हारे गंदे खून से खराब हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल आहलत जाता है और वहाँ
सफेद दाढ़ी वाले 3 बुजुर्गों से मिलता है। वो अर्तगल से कहते हैं, सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल, उम्मीद है तुम्हारा सफर अच्छा गुजरा होगा। इस पर अर्तगल कहता है, जी मेरा सफर बहुत अच्छा गुजरा है और जो कुछ मुझे कहा गया था वो सब मैंने देखा है। इस पर वो 3 बुजुर्ग अर्तगल से कहते हैं, हम ये सब कुछ नहीं सुनेंगे और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ एक ज़ईफ़ और उम्र शख्स तशरीफ लाते हैं और वो आकर वहाँ बैठ जाते हैं और फिर वो अर्तगल को बैठने का इशारा करते हैं और वो अर्तगल से कहते हैं, सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल, अपने मुकद्दस सफर के बारे में बताओ। इस पर अर्तगल उनसे कहता है, बदलती सरहदों पर बदमनी बढ़ती जा रही है। गैर मुस्लिम आबादी वहाँ हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करना चाहती है जो उन पर जुल्म करते हैं। वहाँ के लोग किसी ऐसे शख्स के इंतजार में हैं जो उनकी ज़रख़ेज़ जमीनों पर अमल ला सके। इस पर वो बुजुर्ग अर्तगल से कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है जो कभी वहाँ अदल इंसाफ के साथ हुक्मरानी करेगा वही गालिब आएगा। फिर वो बुजुर्ग अर्तगल से कहते हैं, अर्तगल, तुम अपने कबीले को बज़ंतीनी सरहद पर लेकर जाओगे। इस पर अर्तगल कहता है, हुजूर, मेरे लिए कबीले को वहाँ मुंतकिल करना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं अपने कबीले को वहाँ लेकर जाने में कामयाब हो भी गया तो मैं खाना बदोश तुर्कों और सलीबियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। इस पर वो बुजुर्ग अर्तगल से कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो। जहाँ पे लोग ज्यादा हो और खुराक कम हो वहाँ पे जंग की वजूहात बढ़ जाती हैं। और फिर वो बुजुर्ग अर्तगल से कहते हैं, हो सकता है अर्तगल, तुम्हें अपने कबीले को बज़ंतीनी सरहद पर लेकर जाने में सालों लग जाएं, लेकिन तुम कभी हिम्मत ना हारना। इस पर अर्तगल कहता है, मैं अपने कबीले को बज़ंतीनी सरहद पर मुंतकिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कारवां सिराय में अमीर सादुद्दीन कोपेक नोयान के साथ बैठा हुआ है। नोयान सादुद्दीन कोपेक से कहता है, मैं उक्ताई खान के पास जाऊंगा और मजीद बड़ी फौज लेकर आऊंगा। इस पर कोपेक नोयान से कहता है, नोयान, सुल्तान अलाउद्दीन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। और फिर नोयान सादुद्दीन कोपेक से कहता है, तुम क्या चाहते हो? इस पर सादुद्दीन कोपेक कहता है, मैं अनातोलिया का नया सुल्तान बनूंगा और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे उक्ताई खान की फौज तलब करूंगा। ये सुनकर नोयान बहुत हंसता है और नोयान सादुद्दीन कोपेक से कहता है, अगर तुम हुक्मरान बन गए तो फिर हम तो गए, फिर तो पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी। इस पर कोपेक कहता है, संजीदा हो जाओ नोयान। नोयान कहता है, नाराज ना हो सादुद्दीन कोपेक, उक्ताई खान की फौज तुम्हारी मदद करेगी। और फिर नोयान वहाँ से उठकर चला जाता है। नाज़रीन, नोयान के जाने के बाद तंगू जो कारवां सराय में छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है वो कोपेक के पास आता है और कहता है, नोयान अभी भी खुद को सिपाही सालार समझता है। इस पर कोपेक कहता है, नोयान सिपाही सालार तो है। तंगू कहता है, नोयान मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। इसके बाद सादुद्दीन कोपेक तंगू से कहता है, मैं तुम्हें ओगोस खान की मोहर दूंगा, तुम ये मोहर जाकर उक्ताई खान को दोगे और फिर तुम उससे जो पोजीशन चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। इस पर तंगूर कहता है, सादुद्दीन कोपेक, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर सादुद्दीन कोपेक वो मोहर तंगूर को देता है और कहता है, नोयान को ले जाओ और मेरे सिपाही सालार मुझे वापस करो। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे दिली दमीर और सुमरतकीन कारवां सराय के पास एक जंगल में बैठे हुए हैं और वहाँ बहुत ज्यादा मंगोल सिपाही होते हैं। सुमरतकीन दिली दमीर से कहता है, ये सिपाही यकीनन नोयान को लेने के लिए आए हैं। और मंगोल सिपाहियों के पास 3 सज्जों के सिपाही सालार भी बैठे होते हैं। और इसके बाद मंगोल सिपाही उन 3 सिपाही सालारों को बांध कर कारवां सराय की तरफ चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि कारवां सराय में तंगूत और नोयान
कोपरे के पास खड़े हैं और इसी दौरान वहाँ मंगोल सिपाही उन 3 सिपाही सालारों को लेकर आते हैं और बिग कोपरेक अपने सिपाहियों को इशारा करता है और वो नोयान की रस्सियाँ खोल देते हैं और फिर मंगोल सिपाही उन 3 सल्जूक सिपाही सालारों की रस्सियाँ खोल देते हैं और फिर नोयान अपने सिपाहियों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। सादुद्दीन कोपरेक नोयान से कहता है, अगर तुमने 3 दिन के अंदर अंदर सल्जूक की सरजमीन को ना छोड़ा तो इसको मुआहदे के खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और तुम्हें मार दिया जाएगा। इस पर नोयान कहता है, जब मैं वापस आऊंगा तो सल्जूक की सरजमीनों का एक चप्पा भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर नोयान और तंगूत अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे गोंचागुल कबीले में खड़ी है और इसी दौरान उसके पास हलीमा सुल्तान आती है। हलीमा सुल्तान गोंचागुल से कहती है, तुमसे हाइमा अम्मी मिलना चाहती हैं। इस पर गोंचागुल कहती है, वो मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? इस पर हलीमा सुल्तान कहती है, मुझे नहीं पता, जब तुम जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। इस पर सज्जाद खातून कहती हैं, शायद वो कोई अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती हैं। और इसके बाद गोंचागुल हाइमा खातून के खेमे की तरफ चली जाती है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे हाइमा खातून अपने खेमे में सरदारी नशिश पर बैठी हुई है और इसी दौरान गोंचागुल उनके पास जाती है। गोंचागुल कहती है, हाइमा खातून, आपने मुझे क्यों बुलाया है? इस पर हाइमा खातून कहती है, जिस रात मुतकिन खाना खाने के लिए यहाँ आया था तो उस दिन तुम उसके खेमे में क्यों दाखिल हुई थी? इस पर गोंचागुल कहती है, रोशनी खातून इस बारे में अच्छी तरह जानती है, आपको उनसे पूछना चाहिए। गोंचागुल की ये बात सुनकर हाइमा खातून गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, रोशनी से नहीं, तुम वहाँ क्यों दाखिल हुई थी? इस पर गोंचागुल कहती है, हाइमा खातून, इसमें कोई शक नहीं, गद्दार को तलाश करना आपका फर्ज है। ये सुनकर हाइमा खातून गुस्से से खड़ी हो जाती हैं और गोंचागुल से कहती हैं, मुझे मेरे फर्ज का बताना तुम्हारी औकात नहीं है, मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। इस पर गोंचागुल कहती है, मैं उस खेमे में रोशनी के कहने पर गई थी। इस पर हाइमा खातून कहती हैं, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है। नाज़रीन, दूसरी जगह आप देखेंगे नोयान तंगूत और अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर आता है जहाँ और भी मंगोल सिपाही नोयान का इंतजार कर रहे होते हैं। दिली दमीर सुमुर्तकिन से कहते हैं, हुजूर, नोयान आ रहा है। सुमुर्तकिन दिली दमीर से कहता है, हमारा शिकार नोयान है, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। नाज़रीन, इसके बाद नोयान सिपाही के पास आकर घोड़े से उतर जाता है और तंगूत से कहता है, क्या मेरे सिपाहियों ने मुझे याद नहीं किया? इस पर तंगूत नोयान से कहता है, इन सबको बहुत दुख है कि तुम यूं कुत्ते की तरह लंगड़ाते हुए आए हो। और फिर वहाँ मौजूद मंगोल सिपाही नोयान को गुस्से से देखते हैं तो नोयान कहता है, मेरे बच्चे अपने बाप के खून के प्यासे हैं। इस पर तंगूत हंसता है और कहता है, जब तुम इन्हें जीत के बजाय मौत दोगे तो तुम इनसे क्या तवक्को कर सकते हो? इस पर नोयान कहता है, और तय खान तुम्हारी इस हरकत पर तुम सबको कत्ल कर देगा। इस पर तंगूत कहता है, नोयान, तुम अपनी फिक्र करो, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन तमाम सिपाहियों के लिए जश्न का दिन होगा। और फिर तमाम मंगोल सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और इसी दौरान वहाँ बादशू अपना मखसूस ढोल बजाते हुए आ जाता है और फिर वो नोयान के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद तंगूत के साथ खड़े आधे सिपाही आकर नोयान की तरफ खड़े हो जाते हैं और नोयान तंगूत के साथ खड़े हुए सिपाहियों से कहता है, आज सिर्फ तंगूत का खून बहेगा, बाकी जो तंगूत की बातों में आ गए हैं वो अपनी तलवारें छोड़ दें और पीछे देखे बगैर चले जाएं। तुम में से किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। और फिर बादशाह नोयान से कहता है, चलो यहाँ से चलें, हमारे घोड़े तैयार हैं। इस पर
तंगूत कहता है इन सब को मार दो। और फिर नोयान और तंगूत के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर नोयान और बाछू वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर सुमुर्तकिन कहता है दिली दमीर अब नोयान को कत्ल करने का मौका है, मेरे साथ आए। नाज़रीन, इसी दौरान जब नोयान और बाछू अपने घोड़ों पर सवार होते हैं तो सुमुर्तकिन वहाँ आ जाता है और नोयान के सिपाही को तीर से कत्ल कर देता है और फिर वो नोयान को एक तीर मारता है मगर नोयान बच जाता है और नोयान सुमुर्तकिन से कहता है सुमुर्तकिन मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मारने वापस जरूर आऊंगा। अरतगत से कहना मेरा इंतजार करे, मैं तुम्हारे कबीले पर बिजली बनकर गिरूंगा। इसके बाद सुमुर्तकिन नोयान को एक और तीर मारता है मगर वो तीर भी जाकर दरख्त में लगता है और नोयान एक दफा फिर बच जाता है और इसी दौरान वहाँ बहुत से मंगोल सिपाही और तंगूत आ जाते हैं और वो सुमुर्तकिन और दिली दमीर पर हमला कर देते हैं। सुमुर्तकिन बहुत से मंगोल सिपाहियों को कत्ल कर देता है मगर तंगूत दिली दमीर के पेट में तलवार मारता है जिससे वो शदीद जख्मी हो जाते हैं और फिर तंगूत दिली दमीर के सीने में खंजर मारता है। ये देखकर सुमुर्तकिन दिली दमीर को बचाने के लिए भागता है और फिर सुमुर्तकिन और तंगूत के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और दिली दमीर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद सुमुर्तकिन जोर से खंजर तंगूत के मुंह पर मारता है जिसकी वजह से तंगूत का मुंह जख्मी हो जाता है और उसके हाथ से मोहर गिर जाती है और फिर तंगूत मोहर उठाने के लिए हाथ आगे करता है तो सुमुर्तकिन तंगूत की बाजू काट देता है। इसके बाद सुमुर्तकिन तंगूत को कत्ल कर देता है और फिर भागता हुआ दिली दमीर के पास आता है और दिली दमीर का सर उठाकर अपनी गोद में रखता है। दिली दमीर सुमुर्तकिन से कहते हैं कि हजूर आप मेरी बेटी और बाकी शहीदों का बदला लेंगे, ये अरतगत भाई को भी बता देना। और फिर दिली दमीर करना शहादत पढ़ते हैं और फिर सरदार सुलेमान शाह के सबसे करीबी साथी और काई कबीले के लिए बेशुमार जंगें लड़ने वाले और काई कबीले के सिपाहियों के लिए बेशुमार तलवारें बनाने वाले दिली दमीर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, एपिसोड नंबर 51 का यहीं पे इख्तिताम होता है। आपको दिली दमीर की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद है जो आपको दिली दमीर की सबसे ज्यादा याद दिलाती है उसको